जंगल में धुआंधार बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रीमा चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के साथ रहा करती थी। चुटकी बेटी, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घोंसले में ही बैठकर रहूंगी। मैं सब जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे सब सिखाया है। मुझे पता है चुटकी बेटी कि तुम होशियार हो, लेकिन बेटी फिर भी ध्यान रखना क्योंकि वो शिकारी चील कभी भी आ सकता है। मम्मा आप जाइए और आप अपना ध्यान रखना। मैं अपना ध्यान रखूंगी। रीमा जब अपने घोंसले से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले के बाहर चीलों का परिवार था जो एक मरे हुए पक्षियों को खा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा क्या हुआ? आप भोजन लेने क्यों नहीं गई? चुटकी, बाहर शिकारी चील घूम रहा है और उसके पंजों में एक शिकार भी था। देखा चुटकी बेटी तुमने? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो सारे चील आराम से मांस खा रहे थे। खाने के बाद चील कहता है, अरे वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। मगर पति जी, मेरा तो पेट नहीं भरा और चीलू का भी पेट भी नहीं भरा। अब हम क्या करेंगे? हाँ पापा, मेरा भी पेट नहीं भरा। मुझे तो और खाना है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। मम्मा आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं चुटकी बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी हम छोटी मोटी मुसीबतों से डरकर घर में थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं यूं गई और यूं वापस आ गई। रीमा अपनी बेटी को समझाती है और फिर भोजन लेने के लिए चली जाती है। जाते हुए उसे शिकारी माही चील देख लेती है। पति जी जल्दी से उधर देखिए, उधर एक चिड़िया जा रही है। कहाँ कहाँ किधर? वो चिड़िया तो बहुत दूर जा चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी मही चील को एक उपाय आता है। पति जी मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम उस चिड़िया के घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाए। जब वो चिड़िया वापस आएगी तो हम लोग उसे मार कर आराम से खा जाएंगे। ये कहकर वो दो चील चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि घर के अंदर चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर चुटकी डर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? ये शिकारी चील तो इधर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर चुटकी जल्दी से खिड़की से बाहर निकलती है। चील और उसकी पत्नी उस घोंसले में घुस जाते हैं। घोंसला छोटा होने के कारण वो दो चील उसी घोंसले में फंस जाते हैं। अरे पति जी, हम लोग तो यहाँ पर फंस गए। तुम चिंता मत करो माही, मैं अभी इस घोंसले को तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर वो चील उस घोंसले को तोड़ने लगता है। किसी तरह वो घोंसले को तोड़कर वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक चुटकी दूर जा चुकी होती है। पति जी, ये घोंसला तो टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो माही, शाम तक किसी तरह तुम्हारे लिए, चीलू के लिए कुछ न कुछ जरूर से लेकर आऊंगा। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। ये कहकर वो दो चील वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया को अनाज मिल जाता है। मुझे अब अनाज मिल गया। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी घर पर अकेली है। जब वो उड़ते हुए जा रही होती है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया पीछे मुड़कर और एक बूढ़ी पक्षी को देखती है। अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थीं? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। ये सुनकर रीमा अपने अनाज में से आधा अनाज बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा अनाज खा लेती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भोजन दिया, नहीं तो मैं भूख से मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा जी, धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज होता है कि हम दूसरों की मदद करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रीमा चिड़िया फिर अपना बचा हुआ अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा है और चुटकी वहाँ नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान,
ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? और मेरी बेटी चुटकी कहाँ है? कहीं वो शिकारी चील तो नहीं आया? ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अब कहाँ ढूंढूंगी? रीमा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चुटकी रीमा की सहेली पिंकी कौवी के घर पहुंच चुकी थी। चुटकी बेटी, तुम डरो मत, तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगी, और अगर वो नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। रीमा अपनी बेटी को ढूंढते हुए पिंकी के घर पहुंच जाती है। पिंकी का बेटा जग्गू वहां आते हुए खिड़की से देख लेता है। मम्मा, मम्मा वो देखो, सामने वो रीमा मासी लग रही है। मुझे लगता है वो चुटकी को ही ढूंढ रही है। पिंकी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। पिंकी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। रीमा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम चुटकी को ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, चुटकी मेरे घर पर ही है। रीमा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बेटी से मिलकर राहत महसूस करती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। चुटकी, तुम डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा ये बताओ, हमारा घर किसने तोड़ा था? फिर चुटकी अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है कि वहाँ चील आ गया था। तब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर बैठ गई। तब पिंकी ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने घर ले आई। ये सब पिंकी की वजह से हुआ है। पिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रीमा, तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये सब मत बोलो। ठीक है पिंकी दोस्त, अब मैं चलती हूँ। बर्फबारी कभी भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे और मेरी बेटी को जल्दी से अपना नया घर भी बनाना है। हे रीमा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर बनाने के लिए सामान तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और बर्फबारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रीमा बर्फबारी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे बर्फबारी में भीगते हुए बूढ़ी अम्मा दूर से देख लेती है, जिस बूढ़ी अम्मा की रीमा ने पहले मदद की थी। वो बूढ़ी अम्मा अपने इग्लू के घर से रीमा चिड़िया को बाहर बर्फबारी में बैठा हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज़ लगाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसे इतनी ठंड में क्या कर रही हो? आ जाओ तुम मेरे घर के अंदर, यहाँ तुम बर्फबारी से बच जाओगी। रीमा उसकी आवाज़ सुनकर अपनी बेटी को लेकर उसके इग्लू के घर के अंदर आ जाती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को पहचान लेती है। तब वो उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में बुला लिया, वरना मैं अपनी बेटी के साथ बर्फबारी में भीगती रहती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी मदद की थी बेटी। अब तुम यहाँ रह सकती हो आराम से, जब तक बर्फबारी नहीं रुक जाती। ये सुनकर चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाते हैं। फिर बर्फबारी रुकने तक वो दोनों बूढ़ी अम्मा के इग्लू के घर में ही रहते हैं, घने बर्फीले जंगल में, जहाँ देवदार के पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे और हवा में बर्फीली ठंडक थी। एक छोटा सा आशियाना था। यहाँ रीमा चिड़िया, उसका मेहनती पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी छुटकी चिड़िया खुशी से रहते थे। सुबह का समय था, बर्फ धीमी धीमी गिर रही थी। टुन्नू चिड़ा ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उसके भुट्टे की खुशबू बर्फीली हवा में दूर दूर तक फैल रही थी। भुट्टे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा जंगल दीवाना था। टुन्नू चिड़ा भुट्टों को कोयले की अंगीठी पर भूनता, उन पर नींबू और मसालों का जादू करता और पक्षियों को परोसता। आओ आओ, स्वादिष्ट भुट्टा ले जाओ। नींबू और मसाले का स्वाद ठंड में देगा मजा। टुन्नू के पास ग्राहकों की लाइन लगी थी। सबसे पहले लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और बेटा कुक्कू आए। टुन्नू भाई, आज तो बर्फ बहुत ज्यादा है, एक भुट्टा जल्दी से तैयार कर दो। मेरे कुक्कू को तुम्हारे हाथ के भुट्टे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ चाचा, वो नींबू वाला खट्टा मीठा मजा। जरूर कुक्कू बेटा, यह लो तुम्हारा खट्टा मीठा भुट्टा। वाह टुन्नू, तुम्हारी कमाई देखकर मुझे भी खुशी होती है। इस ठंड में भी तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। टुन्नू की सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी, पर यह चमक जंगल के दो ईर्ष्यालु पक्षियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, कलुआ कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी।
कलुआ कौवा और गौरी कौवी एक जमे हुए पेड़ की डाल पर बैठे थे। टुन्नू का ठेला दूर से जगमगा रहा था। देखो कलुए जी, उस टुन्नू की कितनी कमाई हो रही है। सारा जंगल उसी के पास जाता है और हम बस भूखमरी के कगार पर हैं। गलत कह रही हो गौरी, अब और नहीं। मैं टुन्नू से ज्यादा स्वादिष्ट भुट्टा बेच कर दिखाऊंगा। ये जंगल मेरा है। पर हमारे पास भुट्टे कहाँ हैं? और टुन्नू जैसे भुट्टे बनाना हमें आता भी नहीं। मेरे पास एक योजना है। कल मैं दूसरे जंगल के भूरा कौवे से मिलूंगा। वो भुट्टे बेचता है। मैं उससे खरीद कर लाऊंगा और भुट्टा ठेला लगाऊंगा। फिर देखना टुन्नू का खेल कैसे खत्म होता है। अगले दिन कलुआ कौवा दूसरे बर्फीले जंगल से भूरा कौवे से थोक में भुट्टे खरीद कर ले आया और टुन्नू के ठेले के ठीक सामने अपना भुट्टा स्टॉल लगा लिया। कलुआ कौवा बड़े आत्मविश्वास से अपने भुट्टे बेचने लगा। ताजे भुट्टे सबसे सस्ते, आओ मेरे भुट्टे खाओ, टुन्नू से बेहतर। चाचा चाची हमारे ठेले पर आइए। लेकिन ग्राहकों ने उसके भुट्टों को सूंघा और मुंह बनाकर टुन्नू के ठेले पर चले गए। नहीं, कलुआ के भुट्टे में वो स्वाद नहीं है। ये तो सूखे और फीके हैं। टुन्नू के भुट्टे में असली नींबू और मसालों का जादू होता है। कलुआ कौवा का चेहरा उतर गया। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा, मैंने कहा था टुन्नू को हराना आसान नहीं है। उसके भुट्टों में कुछ तो खास है। टुन्नू, तुम्हारी यह खुशी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था और बर्फ तेजी से गिर रही थी, कलुआ कौवा ने अपने दिल में दुर्भावना लिए टुन्नू के भुट्टा ठेले को अपने चोंच से बुरी तरह तोड़ दिया। अगली बर्फीली सुबह टुन्नू चिढ़ा अपने ठेले को टूटा हुआ देखकर एक पल के लिए उदास हुआ। ये किसने किया? ये तो हमारी मेहनत का सहारा था। रीमा, यह किसी दुश्मन का काम है, मगर कोई बात नहीं। टुन्नू चिढ़ा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। यह शरीर है तो मेहनत भी है। छुटकी बेटा, अब हम ठेले पर नहीं, सर पर टोकरी रखकर भुट्टा बेचेंगे। चलो भुट्टों को भूनना शुरू करो। टुन्नू चिड़ा ने टोकरी में भुट्टे रखे और सिर पर टोकरी लेकर बर्फीले जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पक्षी टुन्नू से ही भुट्टे खरीदने लगे। उन्हें टुन्नू की ईमानदारी और हिम्मत पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। टुन्नू भाई, हमें आपका टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत दुख हुआ, पर आपकी हिम्मत को सलाम। हम सब आपके साथ हैं। एक दिन कलुआ कौवा अपने पुराने बर्फीले पेड़ पर अपने दोस्त भूरा कौवे से बात कर रहा था। हाँ, मैंने ही उसका ठेला तोड़ा। मैं इस जंगल का सबसे सफल भुट्टा विक्रेता बनूंगा। उसे कौन सा पता चलेगा? पर अभी भी सब लोग उसी से खरीदते हैं। तुम्हें कुछ और करना होगा। यह सब पास के ही एक बर्फ से ढके झाड़ी में बैठा तोता सुन रहा था। तोते की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये तो बहुत बुरा किया। टुन्नू इतना भला है और ये दुष्ट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तुरंत टुन्नू को बताना होगा। तेजी से बर्फ में उड़ते हुए तोता टुन्नू चिड़ा के पास पहुंचा। टुन्नू, एक भयानक बात सुनो। तुम्हारा ठेला कलुआ कौवा ने तोड़ा है। मैंने अभी अभी उसे भूरा कौवे से बात करते सुना है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे जलता है। कलुआ, मैं जानता था कोई तो है। तोते ने यह खबर जंगल के सभी पक्षियों को सुना दी। लूसी कबूतरी, कबूतर, कुक्कू और सभी पक्षी ये कलुआ की इस नीच हरकत से बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब कलुआ कौवा बड़े आराम से अपना खाली पड़ा ठेला लगा रहा था, तो सारे पक्षी एक साथ उसके पास आए। कलुआ, तुमने टुन्नू का ठेला क्यों तोड़ा? तुमने एक मेहनती पक्षी को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, तोते ने सब सुन लिया है। हम सब जानते हैं कि तुम टुन्नू की कामयाबी से जलते हो। तुमने सिर्फ टुन्नू का नुकसान नहीं किया कलवे, तुमने दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी का अपमान किया है। सारे पक्षी मिलकर उसके ठेले को तोड़ देते हैं। पापा, ये सब हमें सबक सिखा रहे हैं। हमें माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो टुन्नू। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कलुए, मुझे पैसों का नुकसान नहीं, तुम्हारी नीयत का दुख हुआ। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो सब कुछ मिलेगा। कलुआ कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा
और इस बर्फीले जंगल में टुन्नू चिड़ा और उसके परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा ईर्ष्या और धोखे से ज़्यादा मजबूत होती है। बर्फीली हवा में एक बार फिर टुन्नू के स्वादिष्ट भुट्टों की खुशबू फैल गई और जंगल में सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो गया। रीमा चिड़िया खिलौने बनाने के फैक्ट्री में काम करती थी। वो उन दिनों बीमार रहने लगी थी। चिड़िया बहन, तुम्हें घर में बैठकर आराम करना चाहिए। तुम बहुत बीमार हो। तुम ऐसे ही कब तक फैक्ट्री में आकर काम करते रहोगी? हरियाली बहन, अगर मेरे बेटे कुकू को कुछ काम मिल जाएगा तो फिर मैं घर में बैठकर आराम ही आराम करूंगी। फिर उस दिन चिड़िया फैक्ट्री में काम खत्म करके अपने घर आती है। क्या बात है कुकू बेटा, क्या आपको कुछ काम मिला? नहीं माँ, मैं हर दिन जंगल के पक्षियों के पास जाकर काम मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी पक्षी मुझे काम देने से मना कर रहा है। कुकू बेटा, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त कबूतर के पास जाओ। वो दूसरे जंगल में रहता है और वो बच्चों की चीज़ें बनाता है, जैसे कि कॉटन कैंडी। तुम कबूतर चाचा के पास जाकर कॉटन कैंडी कैसे बनाते हैं वो सब सीख कर आना। हाँ माँ, मैं कल ही चाचा कबूतर के पास जाऊंगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपना जरूर का सामान लेकर चाचा कबूतर के पास चला जाता है। फिर कबूतर कुक्कू को रंग बिरंगे चीनी बनाना सिखाता है। देखो कुकू बेटा, हमें इस रंग बिरंगे चीनी को अच्छे से पकाना है, फिर धूप में सुखाकर इससे कॉटन कैंडी बनाना है। फिर कबूतर कुकू कॉटन कैंडी मशीन के पास ले जाता है और उसे कॉटन कैंडी बनाना सिखाने लगता है। कुकू बेटा, सूखा हुआ लाल चीनी इस मशीन में डालना है, फिर हमें एक लकड़ी के मदद से कॉटन कैंडी इकट्ठी करनी है। फिर कुकू वो सब सीखने के बाद कबूतर चाचा के साथ जाकर उसे बेचना भी सीख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो वापस अपने घर आ जाता है। रीमा चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, मैं तुम्हारा लौटने का ही इंतजार कर रही थी। माँ, मैंने कबूतर चाचा से सब कुछ सीख लिया है, कैसे कॉटन कैंडी बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। फिर देर किस बात की? कुकू बेटा, तुम कल से ही कॉटन कैंडी बनाकर हमारे जंगल में बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ, मैं कल से ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। फिर कुकू गुलाबी रंग वाला चीनी बनाता है। फिर जैसे कबूतर चाचा ने बोला था, उस चीनी को कॉटन कैंडी के मशीन में डालकर कॉटन कैंडी बना लेता है। ऐसे ही कुछ ही देर में कुकू बहुत सारे कॉटन कैंडी बना लेता है। फिर उन कॉटन कैंडी को लकड़ी पर टांगकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगता है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई कुकू से कॉटन कैंडी खरीद कर खाने लगता है। फिर उसने उसे दिन जितने भी पैसे कमाए थे, सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। फिर रोज जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेच रहा था और कुक्कू पैसे अच्छे से कमा रहा था। ऐसे ही एक दिन रीमा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ है माँ? उठिए माँ। कुक्कू जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ ले आता है। कुक्कू बेटा, तुम्हारी माँ को फालिज का अटैक हुआ है। अब तुम्हारी माँ का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। क्या? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहिबा, क्या मेरी माँ ठीक हो सकती है? हाँ कुकू, तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। जितने पैसे लगते हैं चलेगा। आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। दूसरे दिन ही कुक्कू अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। अपनी माँ का इलाज के लिए कुक्कू अपने घर को कल्लुआ कौवे को बेच देता है। फिर कुक्कू कॉटन कैंडी बेचते हुए एक जगह बैठकर रोने लगता है। लगता है जब मेरी माँ ठीक होकर अस्पताल से वापस आएगी तो वो कहाँ रहेगी? उनके लिए तो उनका घर ही सब कुछ था। उसका रोना देखकर वहाँ से गुजरती हुई लाल परी उसके पास आती है। क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? फिर कुक्कू लाल परी को सारी बात बताने लगता है। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? लाल परी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को पालूंगा, लेकिन मेरी माँ को सुरक्षित रखने के लिए मुझे एक घर चाहिए। अच्छा, बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर देती हूँ। लाल परी कुक्कू के लिए एक सुंदर और मजबूत सा कॉटन कैंडी घर बनाकर देती है।
लाल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ के साथ इस घर में आराम से रह सकता हूँ। कुकू, तुम अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना। माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों को ऊपर वाला भी हमेशा मदद करता है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रीमा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। कुकू बेटा, ये तो कॉटन कैंडी का घर है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? फिर कुकू अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसने उसके इलाज के लिए घर बेच दिया और कैसे एक दिन लाल परी जाकर उसे एक कॉटन कैंडी घर दे गई। चलो अच्छा है कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारे लिए लाल परी को भेजा होगा। माँ, अब मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से आपका ध्यान भी रखूंगा। उस दिन के बाद कुकू चिड़ा जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेचकर अपनी माँ रीमा के साथ कॉटन कैंडी के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। गौरी कव्वी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कलुवे, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूचू मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कलुआ कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कवि भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियाँ हैं। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं हैं ना, इसीलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बच्चों को चुप करवा लेना। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात है कलुवे जी? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कलुवे, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अरे गोरी, मेरे बात का ये मतलब नहीं था। दूसरे दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पहाड़ के खोखर में गौरी की नजर जाती है। गौरी कव्वी वहां जाती है। वहां एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गौरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। चील दी तुमने, ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे अपहरण करती हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेती हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेती हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गौरी दाना ढूंढती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और गौरी अपने घर चली जाती है। कलुवे, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस चील ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेती है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेती है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कलुवे, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिद्दिया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है। बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। रीमा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कलुआ कौवा वहां आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गौरी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी चाची तुम्हें मीठा फल देना चाहती है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। जाओ और अपनी चाची से मीठा फल ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। इसको छोड़ना मत कलुवे जी, मैं अभी इसके पंख उखाड़ती हूँ। कल्लूवा जोर से कुक्कू को पकड़ता है। फिर वो दो जालिम कौवे कुकू के सारे पंख खींच लेते हैं। कुकू तो बहुत जोरों से चीख रहा था। कलुवे जी, ये कुक्कू तो बहुत जोरों से चीख रहा है। अब हम इसका क्या करें? गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं इस कुकू को वापस चिड़िया के घर के सामने फेंक कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस इसके पंख आ जाएंगे। कलुआ कुकू को लेकर चिड़िया के घर चला जाता है।
वहीं गोरी कुकू के पंख से अपना घोंसला सजाने लगती है। कुछ देर बाद कलुआ वापस अपने घर आ जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। रीमा चिड़िया जैसे ही अपने घर पर आती है, देखती है कुकू खून से लटपट था। कुकू बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हारा पंख उखाड़े हैं? रीमा चिड़िया तुरंत अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, जल्दी बाहर आई। कबूतर भैया, किसी ने कुकू का पंख उखाड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रीमा बहन, मैंने सुना है कि बुलबुल नाम की एक डॉक्टर हमारी जंगल में आई हुई है। चलो कुकू को वहाँ पर ले जाते हैं। ऐसा कहकर कबूतर रीमा और कुकू को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल जी, कैसे ना कैसे करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर कुकू को पट्टी बांधकर इंजेक्शन भी करती है। मैंने आपके बेटे का इलाज कर दिया है। आप कुकू का अच्छे से ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद वापस से पंख आ जाएंगे। रीमा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से कुकू का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा चिड़िया के घर आता है। रीमा बहन, क्या बात है कबूतर भैया? रीमा बहन, मुझे पता चल गया है कि आपके बेटे के पंख किसने उखाड़े हैं। वो और कोई नहीं, वो तो कलुआ और गोरी हैं। ये बात सुनकर रीमा चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कबूतर के साथ और गौरी के घर जाती है। क्या बात है रीमा, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? कव्वे भैया, गोरी कहाँ है? गोरी तो नहीं है घर पर, तुम जाओ यहाँ से। फिर रीमा चिड़िया और कबूतर मिलकर सीधा गौरी के घर में घुस जाते हैं। गौरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे के पंख निकाले हैं अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कव्वो, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरे कलुए जी ने दूसरे जंगल से लाए हैं। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूं? अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कव्वी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कलुआ को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कलुए जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है। मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हो। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवे बहुत खुश थे, मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कलुए, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं, यहाँ वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी जल्दी से उड़ती है और कलुआ भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधा उस चील के घोंसले में जाती है जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करती है, और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रही थी। गोरी ऐसे सजाते हैं घोंसले को हरे, लाल और काले पंख लगाकर। गोरी, क्या तुमने कोई बच्चों को अपहरण करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं? मगर गौरी कव्वी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी, और कलुआ कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकराकर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था।